धन्यवाद आपका जो आपने हमें इस बाइट के लायक समझा। आपके चैनल और आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से सबसे पहले एक शिक्षक होने के नाते मेरा सबसे बड़ा प्रयास एजुकेशन पे ही रहा है और लगातार छात्रों के साथ जुड़कर उनके साथ मेहनत करके अभिभावकों के साथ मेहनत करके हमारा पहला संकल्प यही है कि हर घर में गुरसराय के हर घर में एक नौकरी पहुंचे ताकि वास्तविक विकास उनके परिवार का और घर का हो सके। देखा जाए जैसा कि शिक्षा की बात आपने पहली करी, तो शिक्षा का स्तर देखा जाए आपके हिसाब से कैसा चल रहा है गुरसराय में? निश्चित रूप से इस बात को कहने में कोई दोहराई नहीं कि गुरसराय में जो शिक्षा का माहौल है वो जिले के अगर यूपी बोर्ड में कहें तो सर्वोपरि हम मानकर चलते हैं। विगत वर्ष का जो हम रिजल्ट देखें तो झांसी जिले के नवोदय में प्रथम रैंक और द्वितीय रैंक गुरसाई के बच्चों ने प्राप्त की। वहीं विद्या ज्ञान में भी जिला टॉपर गुरसाई का बच्चा रहा और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में टॉप 10 में से प्रथम जिला टॉपर भी और 6 छात्र जो है शामिल हुए। तो ये सिद्ध करता है कि निश्चित रूप से गुरसाई इसमें शिक्षा में अहम भूमिका निभा रहा है और यहाँ के शिक्षक सब मिलकर अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, नगर पालिका चुनाव होने जा रहे हैं, अभी सुना जा रहा है कि आप अध्यक्ष पद की दावेदारी करने में चुनावी मैदान में देख सकते हैं क्या आपको? जी, चर्चा का विषय है, लेकिन एक्चुअली में हमारा राजनीतिक जीवन थोड़ा अलग प्रकार का है। ना मुझे पद की और ना पैसे की, दोनों लालसाएं कभी जीवन में नहीं रही। अगर प्रत्याशी बनता भी हूँ अभी जैसे विगत जिला पंचायत सदस्य में भी, तो ये जो लोग बाग होते हैं, लोगों की इच्छाएं होती हैं और जब हमें हरी झंडी देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तभी हम मन बनाते हैं। अभी लोग बाग चर्चा है, जब हम 4 लोग मिलकर वो जो निर्णय लेंगे उसके साथ चलने का काम इन करेंगे। 5 वर्षों में क्या कार्य करे जो आपने गुरसराय क्षेत्र की जनता को अहम दिए हों? गुरसराय में लगातार कई सामाजिक संगठन के माध्यम से भी मैं काम करता रहा। जैसे कुछ वर्ष पहले मित्र सेवा संस्था में जुड़कर एक वस्त्र वितरण का बड़ा कार्यक्रम बाजार में आयोजित किया था, जिसमें सर्दी में गरीब परिवार के बच्चों को एक बड़ी राहत पहुंचाने का भी काम किया था और ये हमारा शौक रहा है। और इसके अलावा भी छोटे छोटे जहाँ भी मेरे लायक मदद जो हमारे द्वारा संभव हो सकती है, हर व्यक्ति की करने का प्रयास हम करते रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई गरीब छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देकर उनको नौकरी तक पहुंचाने का काम करते रहे हैं और करते रहे। व्यवस्था एक गंभीर मुद्दा बन जाती है गुरसराय में, क्योंकि बाढ़ में भी आज हम लोगों का भ्रमण रहा। जी जी। पेयजल समस्या किस प्रकार है आपके क्षेत्र में और उसका प्रावधान अभी तक क्यों नहीं आ रहा? एक्चुअली में पेयजल की जो समस्या है वो अकेले गुरसाई के हम तो बुंदेलखंड की पूरी समस्या मानते हैं और इसका प्रमुख कारण बरसात की कमी है। बरसात की कमी होने से जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, जिससे हमारे गुरसराय और क्षेत्र के सभी हैंडपंप सूखते चले जा रहे हैं। इस बार बरसात थोड़ी ठीक हुई तो निश्चित रूप से वाटर लेवल बढ़ा और गांव में पानी की समस्या थोड़ी सी कम हुई। लेकिन अभी जो घर घर जल योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इसके माध्यम से निश्चित रूप से बड़ी राहत मिलेगी लोगों को। गुरसराय आखिरकार पिछड़ा क्षेत्र क्यों माना जाता है? क्योंकि बहुत समस्या है, गंभीर सड़कों की बात करें, नाली की बात करें, हालांकि दो पंचवर्षीय भाजपा सरकार रही, आप लोग सब मिल के ही भाजपा विधायक बनाते हो, क्यों आखिरकार गुरसराय पिछड़ा है? एक्चुअली में फिर वही बात हम आपसे कहेंगे, गुरसराय पिछड़ेपन का मेन कारण गुरसराय का जो चारों ओर का जो एरिया है वह कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अगर गुरसराय के बाजार को हम देखें तो यहाँ सब किसान परिवार से ही कनेक्ट होते हैं और किसान परिवार कनेक्ट होने किसान के लिए सबसे बड़ी राहत की जो चीज़ होती है वो उसका खेतों में पानी की होती है। तो खेतों में बोरों में पानी कम होने के कारण वह उस लेवल पे खेती नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण क्षेत्र जो है पिछड़ेपन की स्थिति बनी हुई है। और सरकार से मैं लगातार ये निवेदन करता रहा हूँ, क्योंकि एक नहर है अपने यहाँ, वह पर्याप्त पानी उससे सिंचित नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे व्यवस्थाएं चल रही हैं, देखते हैं अब कहाँ तक ये स्थितियाँ बन पाती हैं। क्या कहना चाहिए आप ही के माध्यम से, किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा चल रही, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार चल रही है? एक्चुअली में मेरा मानना है कि कोई भी विभाग हो, जब तक आप अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे तब तक उससे प्रॉपर लाभ मिल पाना शायद आज के परिवेश में संभव नहीं है। क्योंकि ये हम महसूस कर रहे हैं जनप्रतिनिधि बनने के बाद कि अधिकारी निश्चित रूप से जो काम उन्हें दिया गया है उस कार्य पर उनका ध्यान थोड़ा सा कम रहता है और वो अपने आप को अधिकारी मानकर, जबकि वास्तविकता में जनता की सेवा के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है, लेकिन वो बात ना मानकर वो अपने आप को अधिकारी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं।
इससे कहीं ना कहीं लोगों को समस्याएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन उस क्षेत्र में काम किया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से जनता के लोगों से निवेदन करूंगा कि आप किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो अपने अधिकारों के लिए लड़ें, आपको निश्चित रूप से उस योजना का और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। पटेल साहब, ये तो आज क्लियर हो गया, अगर आपके सहयोगी अगर आपसे कहते हैं चुनाव लड़ने के लिए अध्यक्ष पद के लिए, तो आप चुनावी मैदान में टिक सकते हो? जी जी बिल्कुल। 100%। हाँ। कोई पार्टी विजिट को लेकर चुनाव लड़ोगे कि निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ोगे? अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। जैसी स्थिति आगे, हमने कहा है कि मेरा निर्णय नहीं रहता है, हमारे लोगों का निर्णय रहता है। जो टीम जो निर्णय लेगी उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। ओके सर। जनता के लिए आप मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो प्रत्याशी विभिन्न प्रकार के वादे करके आपके साथ छलावा करने का काम करते हैं। मैं हूं या कोई भी प्रत्याशी हो, मैं ये निवेदन करूंगा कि प्रत्याशी सब लड़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन वोट का अधिकार आपके पास है। आपको अपने बेस्ट व्यक्तित्व का चयन करना है, जो वास्तव में नगर के विकास के लिए उत्सुक हो, पैसों से उसका ज्यादा लेना देना ना रहे, और विकास की गति को लखनऊ तक, दिल्ली तक दौड़कर आपके नगर को अग्रिम पंक्ति में जोड़ सके। ऐसे व्यक्तित्व का चयन करने के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से बारंबार निवेदन करूंगा, और इस चुनाव को जाति पात धर्म इन सब से ऊपर उठकर अच्छे व्यक्तित्व के चयन के लिए मैं निवेदन करूंगा।